देश में एक बार फिर से एक बड़ा चुनाव होने वाला है कि अब तक भारत के जितने उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया है वो सभी जुलाई माह में हैं। कई लोग ये कहते हैं कि उपराष्ट्रपति पद की आवश्यकता भारत में नहीं है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग माननीय बनकर संसद पहुंचते हैं, तब उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना एक मत नहीं, अपने मत को 3 प्रायोरिटी लिस्ट में बनाना पड़ता है। हालांकि ये माना जाता है कि देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव सिंगल वोट से ही निर्धारित हो जाता है। अगर ये योग्यता आप में भी है, आप भी इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। देश में एक बार फिर से एक बड़ा चुनाव होने वाला है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर देश में अब कौन से चुनाव होने वाले हैं। तो आपकी इस जानकारी को, या यूं कहे धूमिल हुई जानकारी को थोड़ा सा साफ करते हैं और आपको बताते हैं कि 21 जुलाई 2025 को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और अब उसी रिक्त पद की पूर्ति के लिए देश में एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव है उपराष्ट्रपति पद को लेकर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो भारत के दूसरे सबसे बड़े पद की है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपति पद को लेकर। तो उपराष्ट्रपति का पद, इसके साथ एक बड़ा दिलचस्प, हमें जब हम रिसर्च कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे, तो हमें एक बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। हमने ये पाया कि अब तक भारत के जितने उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया है वो सभी जुलाई माह में हैं। क्या था कारण, समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है या सिर्फ कहने को संवैधानिक है। इसके साथ हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति का अधिकार क्या है और उनके कर्तव्य क्या है। साथ में हम गणित भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो इंडिया और एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उनमें से किसका पटला भारी है और किसे एक बार फिर मात खाने पड़ेगी। इस वीडियो में हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से सवाल आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपतियों के इस्तीफे से जुड़े दिलचस्प ट्रेजेडी को। हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कैसे जुलाई माह में देश के उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जगदीप धनखड़ की, पर उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, हमने जब रिसर्च किया तो हमने दैनिक भास्कर, जो कि भारत में पढ़े जाने वाला एक प्रमुख अखबार है, उसकी रिपोर्ट पर भी हम गए। देश में 6 उपराष्ट्रपति है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ एक उपराष्ट्रपति जिनका उनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है। पर दिलचस्प बात यह है कि उनका निधन भी जुलाई माह में ही होता है। हम सबसे पहले देखते हैं वीवी गिरी के बारे में। वीवी गिरी ने 2 जुलाई 1969 को बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। कार्यकाल पूरा ना करने वाले वो पहले उपराष्ट्रपति बने। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कार्यकाल पूरा ना करने वाले वो पहले उपराष्ट्रपति है। उसके बाद हम भैरव सिंह शेखावत की चर्चा करते हैं, पहले गैर कांग्रेसी उपराष्ट्रपति। पहले गैर कांग्रेसी उपराष्ट्रपति है ये भैरव सिंह शेखावत। 21 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया, परंतु ये प्रतिभा पाटिल से हार गए। ठीक, जिसके इनके इस्तीफे के बाद एक दिलचस्प चीज है, इनके इस्तीफे के बाद 21 दिनों तक यह पद खाली रहा। बाद में मोहम्मद अंसारी को उपराष्ट्रपति चुना गया।
उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम नाम लाता है आर वेंकट रमन का, जिन्होंने 24 जुलाई 1987 को इस्तीफा दिया। शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने 24 जुलाई 1992 को इस्तीफा दिया। के आर नारायण, जिन्होंने 24 जुलाई 1997 को इस्तीफा दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि इन सभी उपराष्ट्रपतियों में केवल और केवल एक उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जिनका उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, वो थे कृष्णकांत। कृष्णकांत उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए 27 जुलाई 2002 को उनका निधन हो जाता है और वो एक लौते उपराष्ट्रपति हैं जिनका उनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति के पद को लेकर। कई लोग ये कहते हैं कि उपराष्ट्रपति पद की आवश्यकता भारत में नहीं है, पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद भारत के लिए कितना जरूरी है। तो चलिए इस चर्चा को हम थोड़ा संवैधानिक मोड से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संवैधानिक आधार क्या है उपराष्ट्रपति को लेकर। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 68 तक उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, चुनाव प्रक्रिया की जानकारी है, कार्यकाल के बारे में दिया गया है, उसकी योग्यता बताई गई है, पद की रिक्त होने स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसके साथ वेतन और भत्ते भी बताए गए हैं। संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 68 तक उपराष्ट्रपति के पद की पूरी जानकारी दी गई है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर में ही होने वाला है, जिसके बाद देश को फिर से एक नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। तो जब हम चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव के विषय में, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। मनोनीत सदस्य जो 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, उन्हें भी इस चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। उसके बाद इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, इस चुनाव में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक भारत में मतदान की प्रणाली बहुत ही सरल और सुलभ है, जहां पर एक व्यक्ति का एक मत अपने विधायक और सांसद को चुनने के लिए तय किया गया है। परंतु माननीय बनकर संसद पहुंचते हैं तब उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना एक मत नहीं, अपने मत को 3 प्रायोरिटी लिस्ट में बनाना पड़ता है, और ये प्रायोरिटी लिस्ट उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होता है। तो सबसे पहले हम मतदान प्रणाली समझने का प्रयास करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो सब जो मतदान होता है वो गुप्त होता है, जैसा कि भारत में नियम है कि आपका मतदान गुप्त होता है। आपने किसे वोट दिया, क्यों वोट दिया, किस आधार पर दिया, ये आपका निजी फैसला है। इसे आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते। दूसरा चीज, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अर्थात हम एक मत एक व्यक्ति को नहीं देते, हम मतदाता अर्थात जो सांसद होते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम पर अंकित करता है, 1, 2, 3, जिसके बाद किसी एक उम्मीदवार को कोटा वोट की न्यूनतम संख्या प्राप्त होने पर वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। अब थोड़ा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है, जो सिस्टम है, जो चुनाव का पूरा मेथड है, वो मेथड होता है नंबर्स बाई 2+1, अर्थात जो आंकड़ा निर्धारित होगा, जैसे देश में 788 सांसद हैं, ठीक, तो 788 बाई 2+1
तो जो व्यक्ति इस आधे के आंकड़े को पार करता है वो चुनाव जीत जाएगा। यानी जितने वैध वोट पड़े उनका आधा प्लस 1, यही वो न्यूनतम संख्या है जिसे कोई उम्मीदवार जीतने के लिए प्राप्त कर ले। उदाहरण भी समझते हैं। मान लीजिए वैध मतों की संख्या 760 है, तो कोटा कितना हो जाएगा? 760 भागी 2 धन 1 अर्थात 381। तो जिस व्यक्ति ने 381 वोट पा लिया, जिस व्यक्ति ने पहले 381 वोट पा लिया, उसके 381 वोट मिलने के साथ ही वो चुनाव जीत जाता है। अब थोड़ा इसको और समझते हैं। प्राथमिकता क्रम, जिस विषय की हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये सामान्य चुनाव से कितना अलग होता है, उस प्राथमिकता क्रम को हम समझते हैं। प्रत्येक सांसद को एक ही मतपत्र मिलता है जिसमें वह उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम 1, 2, 3 में अंकित करता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, ए, बी और सी ये उम्मीदवार हो गए। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं ए को पहले रखूंगा, बी को दूसरे नंबर पे रखूंगा और सी को तीसरे नंबर पे रखूंगा। ठीक, अब आपकी इच्छा हुई कि आप बी को पहले रखेंगे, सी को दूसरे नंबर पे रखेंगे और ए को पहले नंबर पे रखेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे कितने सांसद हैं? तो अब क्या होगा कि भाई मान लो जैसे ए को सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक, तो वो हो जाएगा। उसके बाद सी को सबसे कम, बी को उससे कम मिले, उसके बाद सी को सबसे कम मिले, तो जो सी है वो इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। और इसको समझे, अगर कोई भी उम्मीदवार पहले दौर में कोटा हासिल नहीं कर पाता तो सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर किया जाता है। जैसे मैंने कहा, सी को सबसे कम वोट मिले तो वो इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। उसके वोट दूसरी प्राथमिकता वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे सी चुनाव से बाहर हो गया, ठीक, तो जब सी चुनाव से बाहर हो गया तो जिन लोगों ने सी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा होगा, सी को, उसके बाद बी को और तीसरे व्यक्ति को ए को रखा होगा, तो उस व्यक्ति का वोट सी से कटकर बी में चला गया, अर्थात बी के नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई एक उम्मीदवार कोटा हासिल नहीं कर लेता। यह प्रक्रिया बार बार चलते रहेगी। हालांकि ये माना जाता है कि देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव सिंगल वोट से ही निर्धारित हो जाता है, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या बहुत सीमित होती है, क्योंकि प्रमुख रूप से एनडीए और इंडी ही इस चुनाव में भाग लेते हैं। पर हालांकि एक सामान्य व्यक्ति भी इस चुनाव में भाग ले सकता है। अब हम उस विषय पर चर्चा करते हैं जिस विषय से प्रश्न आ सकते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद को लेकर। तो पहला है मतदान का तरीका। मतदान का तरीका गुप्त होता है। मतदाताओं की संख्या, केवल सांसद चुने गए और मनोनीत। वोट की प्रकृति, एक मत कई प्राथमिकताएं, जैसे कि ए, बी, सी। विजेता जो कोटा पार कर ले। अवैध मत गणना में शामिल नहीं होते। कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल और पद के विषय में चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद 5 साल के लिए होता है, अर्थात जो व्यक्ति 2025 में निर्वाचित होगा वो व्यक्ति 2030 में ही उपराष्ट्रपति के पद से रिटायर होगा। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई देश में तो चुनाव और भी होते हैं, जिन चुनावों में कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से चुनाव होते हैं, पर ये पंचवर्षीय कार्य है, अर्थात ये उपचुनाव नहीं है। इसमें चुना गया व्यक्ति 5 साल के लिए निर्धारित होता है। पुनर्निर्वाचन संभव है, जैसा कि अभी हो रहा है। रिक्ति के कारण इस्तीफा, जो मुख्यतः 6 उपराष्ट्रपतियों ने जुलाई माह में दे दिया था, हमने जिसके विषय में चर्चा की,
मृत्यु, जो कि एकलौते कृष्णकांत के साथ जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद यह पद खाली हो गया था, अयोग्यता या कार्यकाल समाप्त हो जाना, इस्तीफा। इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप में देता है, जिसे उपराष्ट्रपति जब स्वीकार कर लेता है तब से यह पद रिक्त हो जाता है। पद रिक्त होने पर 60 दिनों के भीतर चुनाव आवश्यक नहीं है। जब हमने इसे खोजा तो हमने ये पाया कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद जल्द से जल्द भरे जाने की बात संवैधानिक रूप में, परंतु इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में करीबन 60 दिन, 2 माह या उससे कम समय भी लगता है। तो एक सामान्य रूप से यह कहा जाने लगा कि 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति और मृत्यु में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता। अगर ये योग्यता आप में भी है, आप भी इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो क्या है वो योग्यता, हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं वो है नागरिकता, अर्थात यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगर आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक है तो भी आप इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगर आप में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है तो भी आप इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग ले सकते हैं। मैंने कहा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, आपको 30 वर्ष से अधिक होना पड़ेगा। तीसरी बात कि आपको पागल या दिवालिया नहीं होना है। अगर आप दोनों में से किसी परिस्थिति में हैं तो आप राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते। परंतु अगर आपके अंदर योग्यता है राज्यसभा के सदस्य बनने की तो आप इस उपराष्ट्रपति चुनाव में भी भाग ले सकते हैं। नामांकन की बात करें तो कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। अगर आपको उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो आपके पास मिनिमम 40 लोग की एक टीम होनी चाहिए, जो जिनमें से 20 आपके अनुमोदक होंगे और 20 आपके प्रस्तावक होंगे। जमानत राशि की बात करें, जो कहते हैं एक चुनाव में एक शब्द है कि किसी को हरवाओ तो उसकी जमानत जब्त कराओ, तो वही जमानत राशि इसमें 15,000 रुपए है कि भैया अगर आपके पास 15,000 रुपए है तो आप इसे जमानत राशि के रूप में जमा कीजिए और चुनाव लड़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं। विवाद और न्यायिक समीक्षा। हर चुनाव को लेकर एक विवाद हो सकता है और इसके विवाद को निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे और इसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ही देगा। अब उस विषय पर चर्चा करते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े पद अर्थात उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि उसे अधिकार के साथ किन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उसे कर्तव्य के रूप में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने पड़ते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगर आप थोड़े बहुत राजनीति के छात्र हैं तो आप संसद टीवी पर जाइए और देखिए कि कैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करवाता है। कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस चीज को ध्यान रखिए कि उपराष्ट्रपति का कार्य केवल राज्यसभा के सदन का संचालन करना है। कानून व्यवस्था को लेकर उपराष्ट्रपति के पास कोई भी अधिकार नहीं होते। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार करता है। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि राष्ट्रपति अगर देश में नहीं है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है
तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती, उपराष्ट्रपति के पास कोई कार्यकारी अधिकार नहीं होते। तो सबसे पहला अंतर है उसके निर्वाचक मंडल पर हम समझते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए सांसद और विधायक वोट करते हैं, जिसमें मनोनीत सांसद वोट नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल सांसद वोट करते हैं, जिसमें 12 जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो भी मतदान करते हैं। पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, राष्ट्रपति नया नामित करता है। इस चीज को समझिए। अर्थात अगर देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त है या राष्ट्रपति देश के बाहर है, तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। परंतु अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो अभी जैसे वर्तमान में ये हुआ कि मानसून सत्र में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो गया। इस अवस्था में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह को सभापति के रूप में नामित किया, जिसके बाद से हरवंश नारायण सिंह ने पूरे मानसून सत्र में राज्यसभा के सभापति के रूप में सभा का संचालन किया। कार्यकाल के विषय में चर्चा करते हैं। 5 साल एक बार जिसकी नियुक्ति हो गई, वो 5 साल के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तय हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से जुड़े जो सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने प्रकार के वोट डाले जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अर्थात आप अपनी प्रायोरिटी के आधार पर वोटिंग करते हैं। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली क्या है, इस पर भी हमने चर्चा किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में कोटा कैसे निर्धारित होता है, ये भी आपने चर्चा किया। यदि कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता तो क्या होता है? यदि कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता तो धीरे धीरे जिसके सबसे कम मत होते हैं वो उस प्रक्रिया से बाहर होते जाता है, पर जिसने सबसे पहले कोटा प्राप्त कर लिया वह चुनाव जीत जाता है, चाहे वह पहले राउंड में ही क्यों ना हो। अब निष्कर्ष पे चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव साधारण बहुमत से नहीं बल्कि गणितीय रणनीति और प्राथमिकता आधारित मतों के गणना से होता है, जो इसे और अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाता है। हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो राजनीति के छात्रों के लिए बड़ा ही प्रिय विषय है, वो है राजनीतिक गणित। और गणित क्या कहता है, अब हम वो समझने का प्रयास करते हैं। तो जीत के लिए जो गणित है 2025 के आधार पर हमारे पास कुल 788 के आसपास मतदाता है वर्तमान में, जिसमें लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर कितना हो गए? 788। अब 788 का गणित क्या है? 788 भागी 2 धन 1 अर्थात 395। तो जिस व्यक्ति ने 395 वोट पा लिए इस चुनाव में, वो व्यक्ति देश का नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने वोटों की तो गिनती समझ ली कि जिसके पास वर्तमान में अगर सभी सांसद उपस्थित होते हैं तो 395 वोट जिसके पास हैं वो देश का नया उपराष्ट्रपति बन गया। पर अब हम ये समझते हैं कि ये तो जो सामान्य गणित था, पर अब जो हम गणित समझते हैं वो राजनीतिक पार्टियों के परिप्रेक्ष्य से समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान स्थिति में क्या एनडीए के पास इतना बहुमत है कि वो फिर से अपना उपराष्ट्रपति चुनकर राज्यसभा भेज सकती है। तो जब हम समझते हैं एनडीए के पास लोकसभा में 290 का भारी बहुमत है,
राज्यसभा में 115 गठबंधन के सहयोगियों के साथ है, अर्थात कुल 405 से 410 वोट एनडीए के पास है। जबकि अगर सभी सांसद भी उपस्थित हो तो यह आंकड़ा 395 के आसपास है, जबकि बीजेपी के पास या एनडीए के पास 405 वोट हैं। तो यह माना जा रहा है कि अगर भानुमति का कुनबा अर्थात एनडीए के सभी घटक दल ने मिलकर एक साथ वोट किया तो देश में एक बार फिर से एनडीए का प्रत्याशी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो उपराष्ट्रपति पद की जानकारी और उस जुलाई माह से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, इसके साथ ही जो पूरा गणित है समझाने का प्रयास किया, उसको आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। हम आगे भी इसी प्रकार के कई वीडियोस के साथ आपसे रूबरू होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो कोई भी नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्योंकि जब तक आप सबसे आगे नहीं रहेंगे तब तक आप लोगों से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।